नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में। और सबसे पहले हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो ऊष्मीय प्रभाव के बारे में होगा। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है। पहले तो डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की। जब भी आप कोई तार लें और उसके एक सिरे को बैटरी के एक तरफ जोड़ें प्लस से और दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से जोड़िए, तो जब उसमें करंट बहने लगेगी तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में तार क्या हो गया है, गर्म हो गया है। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर, किसी धातु के तार में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उस तार के गर्म हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि आपका जो धातु का तार है उस तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब आप उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धातु के तार की दीवारों से भी टकराते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनसे भी टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी थोड़ी सी ऊर्जा वो उनको दे देते हैं। इस तरह से लगातार बार बार टकराते रहने से और अपनी ऊर्जा धातु के तार के परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्थानांतरित करते रहने की वजह से तार का तापमान बढ़ता चला जाता है। तो अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि किस वजह से ऊष्मीय प्रभाव होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति उसका कारण है धात्विक तार के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ऊष्मीय प्रभाव कितने तरीके का हो सकता है, किस किस तरीके से ऊष्मा का प्रभाव विद्युत धारा के साथ स्टडी किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सीबेक प्रभाव। सीबेक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग तार लिए। एक तार किसी और पदार्थ का था, मान लीजिए चांदी हुई, दूसरा तार किसी और पदार्थ का था, मान लीजिए कि तांबा हुआ। अब इन दोनों को बीच में जोड़ दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जॉइंट सा दिख रहा है, ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है। मेटल 1 है आपका तांबे का, मेटल 2 है आपका चांदी का। तो जब इन दोनों को बीच में जोड़ दिया और इनके दूसरे सिरों को दो अलग अलग सिरों से बांध दिया और उनमें से एक सिरा क्या किया, उसको ठंडा रखा, उसको बहुत ठंडा किया, और दूसरे सिरे को क्या किया, बहुत गर्म किया। कंडीशन आप समझिए, दो अलग अलग तार हैं, बीच में जोड़े गए हैं। उन तारों में से एक सिरे को ठंडे सिरे से जोड़ा गया, दूसरे सिरे को गर्म सिरे से जोड़ा गया। ठीक है, गर्म सिरे से बांध दिया गया। ठीक है, दूसरे तार के एक सिरे को। तो जब ऐसे रखा गया, इस तरीके से तार को बांध कर रखा गया, तो थोड़ी देर में इसमें करंट बहने लगी। ठीक है, तो ये जो खोज थी ये सीबेक ने की थी, सीबेक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा का सीबेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, इनको जरा सुमेलित कीजिए। या फिर कई बार डेफिनेशन पूछ दी जाती है कि इनमें से सीबेक प्रभाव की सही डेफिनेशन क्या है, क्या क्या कंडीशंस हैं सीबेक प्रभाव के, क्या क्या कंडीशंस हैं पेल्टियर के। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और दूसरा, इसकी जानकारी होना आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस पे भी काम आ सकता है। अगर साइंस से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह की कोई हरकत वहाँ की होती है कि एक तार ऐसा लिया, एक तार वैसा लिया है, दोनों सिरों को ठंडा रखा है, तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमने दो तार लिए, दोनों को बीच में जोड़ दिया और एक सिरे को ठंडा एक सिरे को गर्म रखा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। विद्युत धारा बहेगी या विद्युत धारा नहीं बहेगी, विद्युत धारा ठंडे से गर्म की ओर बहेगी या गर्म से ठंडे की ओर बहेगी। ऐसे करके बहुत से 3-4 ऑप्शंस दे करके वो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो अगर आपने सीबेक प्रभाव को नहीं जाना है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द सीबेक इफेक्ट, देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस। आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सीबेक प्रभाव आप समझ लीजिए, दो अलग अलग मेटल के तार हैं, दोनों को बीच में जोड़ा गया है, दोनों के अलग अलग सिरों को, एक सिरे को ठंडा और एक सिरे को गर्म रखा गया। जैसे ही ये किया गया तो इस तार में होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। किसमें? दोनों तारों में। ठीक है, दोनों तारों में ऐसे करके एक तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव सीबेक का उल्टा है। सीबेक ने क्या किया था, एक सिरे को ठंडा और एक सिरे को गर्म रखा था तो धारा प्रवाहित हुई थी। पेल्टियर भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं दो अलग अलग तारों को ले रहा हूँ, एक तार के एक सिरे को प्लस से जोड़ूंगा, दूसरे तार के दूसरे सिरे को माइनस से जोड़ूंगा। ठीक है, एक तार के एक सिरे को प्लस से जोड़ दिया और दूसरे तार के दूसरे सिरे को माइनस से जोड़ दिया। बीच में आप देख रहे होंगे कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ ये कट का निशान दिख रहा है। तो जब उन्होंने इसको जोड़ा बैटरी से, उसको करंट दी उस तार को, तो उन्होंने देखा कि एक जो तार था उसका एक सिरा ठंडा हो गया और दूसरे तार का जो दूसरा सिरा था वो गर्म हो गया। यानी ठीक इसका उल्टा, यहाँ पे ठंडा गर्म करके विद्युत धारा प्रवाहित की थी, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करके एक सिरे को ठंडा और दूसरे को गर्म कर दिया। ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस में बहुत कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे ये हो गया, इनमें से कितने सही हैं, A, B, C तीनों सही हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको इसीलिए पता होनी चाहिए।
तो कई बार इसमें जो है आपको समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ क्यों पूछा गया, ऐसा क्यों पूछा, हमने तो देखा नहीं। बट वो कुछ होता नहीं, वो सीबेक, पेल्टियर और ये थॉमसन इन्हीं को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इस बैटरी को बदल दें, यानी कि इसकी दिशा बदल दें, जहाँ से प्लस जुड़ा था अब वहाँ से माइनस जोड़ दें, और जहाँ पे माइनस जुड़ा था अब वहाँ पे प्लस जोड़ दें, तो जो सिरा ठंडा हो रहा था अब वो गर्म होने लगेगा, और जो सिरा गर्म था अब वो ठंडा होने लगेगा। ठीक है, यानी करंट का मार्ग बदलते ही एक सिरा ठंडा और एक सिरा गर्म होने लगेगा। ठीक इसी तरीके से सीबेक वाले में जो सिरा ठंडा हो रहा था, जो सिरा ठंडा, एक सिरा ठंडा और एक सिरा गर्म रखा था, तो करंट एक दिशा में प्रवाहित हो रही थी। तो जिस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, अगर आप उल्टा कर दें, यानी जिस सिरे को आपने गर्म रखा था अब उसको ठंडा कर दें, और जो ठंडा था उसे गर्म कर दें, तो जैसे करंट पहले बह रही थी अब उसकी उल्टी दिशा में बहेगी। ठीक है, तो यही चीज़ होती है दोनों जगहों पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो सीबेक और पेल्टियर प्रभाव आपने समझ लिया। तीसरा है थॉमसन प्रभाव। थॉमसन प्रभाव, इसमें क्या किया, थॉमसन ने क्या किया कि ठंडा और एक तार लिया, दो तार लिए। ठीक है, ठंडा गर्म का यहाँ उन्होंने खेल नहीं किया, इन्होंने ठंडे गर्म का खेल बाद में किया। इन्होंने ठंडे गर्म का भी खेल इन्होंने भी बाद में किया, इन्होंने भी बाद में पता लगाया कि ठंडा गर्म कैसे हो रहा है, कैसे ताप ऊष्मा का प्रभाव उसमें पड़ता है दो अलग अलग तारों पे। इन्होंने भी दो अलग अलग तार लिए, इनको भी लगा कि ये दोनों ने किया है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, इन्होंने भी बीच में जोड़ दिया। थॉमसन भाई साहब ने दो तार लिए, बीच में जोड़ लिए। जोड़ने के बाद क्या किया, एक सिरे को प्लस से जोड़ दिया बैटरी के, दूसरे सिरे को माइनस से जोड़ दिया, और साथ में एक काम और किया, उन्होंने दोनों सिरों को, यानी तार के दोनों सिरों को इक्वल टेम्परेचर पे रखा, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस पैदा नहीं होने दिया। ठीक है, यानी इधर और इधर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, ना तो कोई ठंडा है ना कोई गर्म। यहाँ पे क्या था, कुछ ठंडा गर्म नहीं रखा था, इन्होंने एक तरफ और दोनों तरफ, दोनों ही तरफ, दोनों अलग अलग तारों के सिरों पर क्या किया, टेम्परेचर बराबर रखा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री रखा, दोनों को बराबर रखा, और अब इसमें करंट प्रवाहित की, यानी कि बैटरी से जोड़ा। तो जैसे ही उन्होंने जोड़ा तो उन्होंने ये देखा कि जो तार है, तार का एक हिस्सा, यानी एक धातु से बने के तार का हिस्सा गर्म हो गया और दूसरे धातु से बने तार का हिस्सा ठंडा हो गया। ठीक है, और जब इनके करंट की दिशा बदली गई, यानी कि बैटरी की दिशा बदल दी गई, जिधर से प्लस जुड़ा था अब उधर से माइनस जोड़ दिया गया, और जिधर से माइनस जुड़ा था अब उधर से प्लस को जोड़ दिया गया। तो उन्होंने देखा कि जो तार पहले ठंडा हो रहा था अब वो गर्म होने लगा, और जो तार पहले गर्म हो रहा था अब वो ठंडा होने लगा। तो ये जो इफेक्ट है, जिसमें दोनों सिरों पर टेम्परेचर बराबर रख करके विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक तार गर्म और दूसरे तार का हिस्सा ठंडा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसा किया गया है तो बताइए क्या होगा, ऐसा किया गया है तो बताइए क्या होगा, इनमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो ये तीनों प्रभाव आपको बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, प्रकाशिकीय प्रभाव, आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं उनके अगर आप कॉइल बनाएं, जैसे कि विद्युत बल्ब होता है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो कॉइल होता है वो ऐसी धातु का बना होता है कि जैसे ही उसमें करंट बहती है वो चमकने लगता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें रोशनी देती हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं विद्युत धारा का प्रकाशिकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊष्मा का उत्सर्जन इस प्रकार से करते हैं कि वो प्रकाश देने लगते हैं, रोशनी देने लगते हैं। ऐसी इस प्रभाव को विद्युत धारा का प्रकाशिकीय प्रभाव कहते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, विद्युत हीटर में। विद्युत हीटर किससे बना होता है, उसका जो कॉइल होती है किससे बनी होती है, ये पूछा जाता है, वो नाइक्रोम की बनी होती है। प्रेस में जो कॉइल लगी होती है अंदर जो गर्म होती है वो किससे बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत बल्ब, अब बल्ब की बात करते हैं। बल्ब में जो तंतु होता है टंगस्टन का, जो बहुत पतला वाला वायर होता है, उससे क्या होता है कि वो जैसे ही उसमें करंट प्रवाहित होती है वो प्रकाश देने लगता है। ठीक है, लेकिन विद्युत बल्ब में क्या होता है कि जितनी विद्युत ऊर्जा, जितनी करंट आप उसको दे रहे हैं, उस पूरी की पूरी करंट का प्रकाश में परिवर्तन नहीं होता। आपने सुना होगा ना कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको किस में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, प्रकाश में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। लेकिन जो विद्युत बल्ब होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उस विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा विद्युत बल्ब को मिलती है, उस ऊर्जा का केवल 5 से 10% ही प्रकाश में कन्वर्ट होता है। इसीलिए विद्युत बल्ब जो होता है वो बिजली ज़्यादा खाता है और रोशनी कम देता है। इसीलिए आज के समय में फ्लोरेसेंट ट्यूब CFL जो होते हैं और LED, इनका इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में। इनमें क्या होता है कि 80 to 90% और जो हमारा ट्यूबलाइट होता है उसमें 70 to 80% तक जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिजली कम खर्च होती है, कम खर्च की बिजली में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है।
आइए अब एक एक करके थोड़ा सा फ्लोरेसेंट ट्यूब और फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी के बारे में इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्लोरेसेंट ट्यूब सिंस जो ट्यूबलाइट है उसकी क्रियाविधि अगर आप जान जाते हैं तो 2-3 चीज़ें और जान जाते हैं, अक्रिय गैसें, फ्लोरेसेंट मटेरियल्स, इसलिए इसके बारे में स्पेसिफिकली आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं इसको ज़रा मिटाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं विद्युत धारा के इस फ्लोरेसेंट ट्यूब वाले प्रभाव को, कि उसमें कौन सा प्रभाव किस तरीके से काम करता है, प्रकाशिकी प्रभाव जो होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब का देखते हैं। सो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये रही हमारी ट्यूबलाइट, ये होती है ट्यूबलाइट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि चोक वगैरह और 2-3 चीज़ें, स्टार्टर, चोक, ये सब आपने देखा होगा, घर में देखी होगी, वो सब चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक है। उसके बारे में नहीं पढ़ने जा रहा है। इसका जो मेन फंडा है, फंडामेंटल है कि कैसे ये जलता है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्यूबलाइट में क्या होता है, जो एक सिरा होता है ना, इस पर जो है टंगस्टन के तंतु लगे होते हैं, उसके फिलामेंट लगे होते हैं टंगस्टन के, ठीक है। बीच में क्या होता है, एक अक्रिय गैस भरी होती है, जैसे आर्गन। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, गैसों में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो कुछ ऐसे गैसें होती हैं जिनके परमाणुओं में जो जो परमाणु होते हैं, उनकी बाहर की कक्षाएं पूरी भरी हुई होती हैं। आपने देखा होगा ना, अब हम पढ़ेंगे उस बारे में, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और जब बाहर ये चक्कर लगाते रहते हैं तो बाहर वाली कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए किसी भी परमाणु में, तो फिर ये परमाणु किसी दूसरे परमाणु से क्रिया नहीं कर सकता, कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ना तो इसको किसी को लेना है, ना इसको किसी से देना है, ठीक है। इस वजह से इस तरह की गैसें, इनको क्या कहा जाता है, अक्रिय, जो कि रिएक्शन नहीं कर सकती, अपने आप रिएक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ये ऑर्गन है, ऑर्गन यहाँ पे भरी हुई है पूरी, इसमें ट्यूबलाइट में ऑर्गन भरी हुई है। उसके साथ साथ क्या होता है, ट्यूबलाइट की दीवारों पे एक जो है फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया जाता है, ठीक है। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन पे अगर रोशनी डाली जाए या फिर किसी विशेष प्रकार की किरण को, जैसे पराबैंगनी किरणें डाली जाएं या फिर अवरक्त किरणें डाली जाएं या कोई भी किसी भी तरीके के इंफ्रारेड या कोई भी किरणें डाली जाएं, तो वो चमकने लगे। ऐसा कोई पदार्थ जो कि प्रकाश किरणों के पड़ने से, पराबैंगनी किरणों के पड़ने से या किसी विशेष प्रकार की प्रकाश की तरंग, दैर्ध्य की तरंग पड़ने पे, किसी भी तरंग के पड़ने पर अगर वो प्रकाश देने लगे, रोशनी देने लगे, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी उसको मिल रही है इंफ्रारेड से या जो चमक है उससे, जो भी प्रकाश की ऊर्जा आ रही है उसके पास, उससे जो एनर्जी मिल रही है, उससे वो क्या करता है कि अपने एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं आप, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। लेकिन होता क्या है कि अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं परमाणु में, जो होते हैं ना, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं हर एक उसके लिए, फोटोन के लिए, ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, प्रतिदीप्त पदार्थ से यानी फ्लोरेसेंट मटेरियल से टकराता है, तो होता क्या है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एनर्जी लेवल से उतर करके नीचे वाले एनर्जी लेवल में, ऊंचे वाले एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। जब वो ऊंचे वाले एनर्जी लेवल में पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इसलिए ये रोशनी उत्पन्न करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो लोअर से अपर एनर्जी लेवल में जाने की वजह से जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसी से ये रोशनी यहाँ ट्यूबलाइट में उत्पन्न होती है। ऐसे ही पदार्थों को फ्लोरेसेंट पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम चीज़ें आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप स्पेसिफिकली फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या साइंस से ही दे रहे हैं एग्ज़ाम किसी चीज़ का, तो बात अलग है, तो आप डिटेल में उसको पढ़ेंगे ही। बट ये जो मटेरियल है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सामान्य विज्ञान के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अक्रिय गैसें भरी हैं जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, जिसको ना तो इलेक्ट्रॉन देना है ना किसी से लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है, मैंने बताया था, वो प्लस बनता है, यानी पॉजिटिव आयन बनता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बनता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, नकारात्मक। जो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, यानी एनायन बन जाएगा।
और पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायंस। तो कैटायन और एनायन इसी तरह से बनते हैं। कैटायन तब बनता है जब आपका इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु छोड़ता है, और एनायन तब बनता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये अक्रिय गैस भरी हुई है, लेकिन जैसे ही इसमें आप कोई बैटरी जोड़ते हो, बैटरी या फिर जो आपके करंट दे रहे हो, आपके घर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो होता क्या है कि ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन के जो यहाँ फिलामेंट लगा हुआ है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो यहाँ पर जो अक्रिय गैस है, यानी आर्गन है या नियान है, जितनी भी अक्रिय गैस, कोई भी अक्रिय गैस भरी हुई है, उससे ये टकराते हैं। जब उससे टकराते हैं तो क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। उसको इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा मिलती है टकराने से, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपस में आयनाइज होने लगते हैं। यानी अभी तक तो ये खाली बैठे थे, ना तो ये दे सकते थे ना ले सकते थे, लेकिन इनको ऊर्जा दी गई बाहर से, इलेक्ट्रॉन बाहर से टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनने लगेंगे। ठीक है, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनने लगेंगे, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर भागने लगेगा इस अक्रिय गैस के थ्रू, तो क्या होगा, एक विद्युत धारा अंदर पैदा हो जाएगी, इसी गैस के अंदर थ्रू जो है पैदा हो जाएगी। जब ये गैस के थ्रू पैदा हो जाएगी तो होता क्या है, इसमें पारा भरा होता है अंदर ट्यूबलाइट के। ठीक है, एक तो हो गया अक्रिय गैस भरी है, दूसरी पारा भरा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पारे से टकराते हैं। पारे से जब टकराते हैं तो वो क्या पैदा करता है, पराबैंगनी किरणें, यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जो अक्रिय गैसें हैं इससे क्या टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तो क्या होता है, ये आयनाइज हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। इसके आयनीकृत होने की वजह से क्या होता है कि अंदर जो पारा भरा हुआ है ट्यूबलाइट के, वो पारा क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को छोड़ने लगता है। ये पराबैंगनी किरणें किस पे पड़ती हैं, जो फ्लोरिसेंट मटेरियल है उस पर पड़ती हैं। जब ये फ्लोरिसेंट मटेरियल पर पड़ती हैं तो फ्लोरिसेंट मटेरियल क्या करता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से ये पूरी की पूरी जो ट्यूबलाइट की नली है ये चमकने लगती है। ठीक है, और यही कारण है ट्यूबलाइट के जलने का, और ये प्रिंसिपल है ट्यूबलाइट के जलने का। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ आपने समझ ली, अक्रिय गैस समझ लिया, पारा, उसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, उसके ऊपर अगर गिरता है इलेक्ट्रॉन, आयनाइज हो जाता है। अगर आयनाइज मेटेरियल के साथ रखा जाए पारे को तो क्या होगा, वो पराबैंगनी किरणें छोड़ेगा। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पारे पर अगर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाए तो क्या होगा, एक आयनीकृत गैस के बीच में पारा रखा हुआ है तो क्या करेगा, पारा किस प्रकार की किरणों को उत्पन्न करेगा, पराबैंगनी किरणों को उत्पन्न करेगा, अवरक्त किरणों को उत्पन्न करेगा। और ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, लेकिन ये बेसिक हमारी डेली लाइफ में आने वाली, इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें जो हैं उनके बारे में, जिनके बारे में हमें सामान्य विज्ञान के तौर पर पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी आज हमने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं होते बड़े सिंपल हैं, बट अगर नहीं पता है तो बहुत टफ लगते हैं। सीबेक प्रभाव ना पता हो, थॉम्सन प्रभाव ना पता हो, आपका पेल्टियर प्रभाव ना पता हो, तो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये जो चीज़ें आज हमने पढ़ी ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कई जगह पे आप ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज से पहले आपको लगते होंगे कि ये क्या पूछा गया है और कितना पता होना चाहिए। बट सामान्य विज्ञान का मतलब होता है हमारे रोज़मर्रा के काम में जो चीज़ें आती हैं, हम जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, या कुछ भी हो, उससे जुड़े हुए जो भी वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक बार पूछ लिया गया था कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें जो बैटरी लगी होती है, या जो हमारा स्मार्टफोन है उसमें जो बैटरी होती है, वो किस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, वो उपचाई ट्रांसफार्मर है कि अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो हम जो चीज़ें रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं विज्ञान से, जहाँ भी हमारा जुड़ाव है सामान्य जीवन में, उन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाती हैं। इसीलिए जो कुछ भी इससे जुड़ा हुआ है, इसे फ्लोरिसेंट मटेरियल, इसके बारे में पता लग गया, आपको पता लग गया अक्रिय गैसों के बारे में, इंपॉर्टेंट हो गई अक्रिय गैसें, आपको पता लग गया किसके बारे में, आयनाइजेशन के बारे में। ठीक है, आपको पता लग गया पराबैंगनी किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं अगर पारे को अक्रिय गैसों के बीच में रख दिया जाए। ठीक है, और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन बह रहे हों, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में कहीं भी बन सकती हैं। ठीक है, इसी वजह से वो क्वेश्चंस दिखने में टफ लगते हैं, बट एक्चुअली में ये बस हमारे देखने का फ़र्क होता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के साथ। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में ये बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।